हिंदी विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मित्रों, पिछली बार हमारे बीच संजीव जी थे, तो उसी श्रृंखला में आज विनीत कुमार जी हैं। विनीत जी का एक संक्षिप्त सा परिचय मैं देना चाहूँगा। वैसे जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो विनीत जी को पहले से जानते हैं। अगर मैं अपना संबंध बताना चाहूँगी विनीत जी से मेरा क्या संबंध है, तो जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, एमए मैं उस समय कर रहा था, तब से मैं विनीत जी को थोड़ा बहुत जानता हूँ। विनीत जी उस समय रिसर्च स्टूडेंट थे और मैं अपना स्नातकोत्तर का अध्ययन कर रहा था। तो उस समय का एक दृश्य मुझे याद है। हमारे विभाग में एक शायद व्याख्यान ही था, कोई आए हुए थे, और क्योंकि विभाग के स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है तो बैठने की जगह नहीं थी। तो वो दृश्य मुझे याद आता है। विनीत जी आते हैं और जगह नहीं है। विनीत जी ने किसी से कहा नहीं, एमए के स्टूडेंट से कि आप उठ जाइए, या किसी मित्र से कहा हो, और विनीत जी आगे जाकर फर्श पर बैठ जाते हैं। तो ये उनकी नम्रता है। और जैसा विनीत जी आए, शनिवार को कुछ बातचीत हुई, और पहले से भी जैसा मैं जानता हूँ वो उनकी ईमानदारी को सूचित करता है। विनीत जी के जो निर्देशक है, एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद पर रहते हैं। ये जो दौर है जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है नौकरियों के लिए, लेकिन विनीत जी की जो शख्सियत है वो किसी प्रकार का गलत फायदा अपने निर्देशक से नहीं उठाते। विनीत जी का जो शोध कार्य है वो एफएम चैनलों में हिंदी का बदलता स्वरूप है, उसके ऊपर है एमफिल का कार्य। पीएचडी का जो आपका कार्य है वो मनोरंजन चैनल जो है उसमें भाषा और संस्कृति, उसकी निर्मितियाँ किस प्रकार से बदल रही हैं। और जिस पुस्तक के लिए विनीत जी को जाना जाता है हाल फिलहाल में, वो पुस्तक है मंडी में मीडिया। किस तरह हमारा जो पूरा मीडिया है वो बिका हुआ है, कारपोरेट मीडिया है। और विनीत जी ने पुस्तक में बताया कि वो मीडिया चाहे सरकारी मीडिया हो या निजी मीडिया हो, दोनों के सरोकारों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एफएम रेडियो में इंग्लिश कल्चर जो आ रही है उसके ऊपर भी आपका कार्य रहा है। समाचार चैनलों की भाषा का संरचनात्मक स्वरूप, इस पर आपने अध्ययन किया। अगर पुस्तकों की बात की जाए तो जैसा मैंने अभी बताया कि विनीत जी की एक पुस्तक आई है वाणी प्रकाशन से, मंडी में मीडिया। वो शोध कार्य है, रिसर्च वर्क है, लेकिन संरचनात्मक या रचनात्मक साहित्य जो है उसमें भी विनीत सर की दखल है। और राजकमल प्रकाशन ने लपरेख श्रृंखला से, लघु प्रेम कहानी या कथा आप जो भी कहिए, उस श्रृंखला में जो पुस्तकें छापी है, पहली किताब आई थी रवीश कुमार जी की, तो उसी श्रृंखला में विनीत जी की भी पुस्तक है, इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। तो फेसबुक या सोशल और दूसरी सोशल मीडिया जो है, उनके आने से हिंदी में जो नया रचनात्मक लेखन हो रहा है, उसी लेखन की झलक आपको इस श्रृंखला के अंतर्गत दिखाई देती है। जो विकासशील सामाजिक अध्ययन पीठ है, CSDS जिसे हम कहते हैं, उसकी फेलोशिप आपको प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन सोएस की फेलोशिप भी आपको मिली है। जनसत्ता जो हिंदी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार माना जाता रहा है, उसके लिए आप नियमित रूप से लेखन करते रहे। साथ ही नया ज्ञानोदय, तहलका आदि के लिए टेलीविजन और रेडियो पर आपने कॉलम लिखे हैं। बीच बीच में आप टेलीविजन चैनल पर भी दिखाई देते हैं। विमर्श कार्यक्रम जो आते हैं प्राइम टाइम के दौरान, मैंने कई बार देखा है। जैसे NDTV इंडिया है, राजसभा टीवी है, दूरदर्शन है, उसमें मीडिया विश्लेषक के रूप में आपको बुलाया जाता रहा है। और ब्लॉगिंग में तो आप सक्रिय है ही।
तो आज के हमारे व्याख्यान का जो विषय है वो मीडिया से जुड़ा हुआ विषय ही है। मीडिया, लोकतंत्र और अर्थशास्त्र, इनके जो आपसी अंतर संबंध हैं उन्हें हम किस तरह देखें, किस तरह वो संबंध बदल रहे हैं, और उन बदलते हुए संबंधों में हमारा समाज, हमारा राष्ट्र कहाँ तक दिखाई देता है या कहाँ तक उसे दिखाया जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विनीत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। विनीत जी। हमारे बीच में साइकोलॉजी के सिया सर भी हैं, तो सिया सर को भी मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए। सर सिया सर ने मुझे बताया कि उनका वो जब हॉस्टल में रहते थे तो विनीत जी भी उसी हॉस्टल में थे, तो दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। और जयशंकर बाबू सर, थोड़ी देर के लिए रीतिका और लया से मैं अनुरोध करूंगा कि वो विभाग की तरफ से पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह विनीत जी को प्रदान करें। अब मैं आपका समय न लेते हुए विनीत जी को विनीत जी के सामने माइक प्रस्तुत करता हूं। उनके सामने पूरी स्वतंत्रता है, समय भी हमारे पास पर्याप्त है, तो वो अपने विषय को अपने विषय के साथ पूरा न्याय कर सकते हैं। समय को लेकर कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। तो विनीत जी। शुक्रिया प्रमोद, ऐसा मौका देने के लिए। आमतौर पर मीडिया पर जब भी बात होती है, सामने लोग नहीं होते हैं और न्यूज़ रूम होता है, कैमरे होते हैं और बहुत घबराहट होती है, क्योंकि लोग तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन न्यूज़ रूम से बाहर निकलने के बाद बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो सामने बैठे लोगों से बात करने में एक अलग अनुभव है और दिलचस्प अनुभव है, क्योंकि आप जो सवाल करेंगे वो बिल्कुल सामने करेंगे, इनबॉक्स में नहीं करेंगे। तो शुक्रिया। मीडिया को लेकर कॉलेजों में, अकादमिक दुनिया में जो बहस चलती रही है, अभी तक ये मोह छूटा नहीं है कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है। कहीं किसी भी संवैधानिक कागजात में, पन्नों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से रूपक जो है, मेटाफर जो है, आकर मीडिया के साथ चिपका दिया गया कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया के अध्ययन और अध्यापन को लेकर जो गड़बड़ी होती है, उसकी बुनियाद यहीं से आकर पड़ती है कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और दिलचस्प पहलू यह है कि वो तमाम लोग इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं जो सालों से मीडिया में काम करते आए हैं, और वो इस नीयत से और इस रणनीति से मीडिया में काम करते आए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अपने चैनल या अखबार की बैलेंस शीट की सेहत को दुरुस्त करना है। तो ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि वो सालों साल न्यूज़ रूम में बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए, उसकी सेहत को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और जब हमारे आपके बीच के सभा संगोष्ठी मीडिया में बात करते हैं तब उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। और ये सारी चीज़ें वो अकारण नहीं करते, ये सारी चीज़ें वो आनंद के लिए नहीं करते, ये वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने के साथ ही बहुत ही स्तर पर, कई स्तरों पर व्यावसायिक फ़ायदे मिलते हैं। उन्हें छूट मिलती है, उन्हें रियायत में कम कीमत पर ज़मीन मिलती है, सस्ते दर पर कागज़ मिलते हैं, और जो चैनल और अखबार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी मूलभूत संरचना है, उनको खड़ी करने में बहुत सहूलियतें होती है। तो मैं बातचीत की शुरुआत यहीं से करूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज नहीं, शुरू से कभी नहीं रहा।
मैं जिस समझ के साथ मीडिया को देखता हूँ, वहाँ जैसे ही आपने इसे चौथा स्तंभ कहा, इसके अध्ययन और इसके समझ के सारे दरवाजे एक एक करके अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चौथा स्तंभ कहते हैं तो आप वो सारी चीज़ें इस पर लागू करेंगे जो साहित्यिक विधाओं और कृतियों में बहुत ही गुनगुना सा, बहुत ही सुनहरा सा आपको दिखाया बताया जाता है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि खासकर देश भर के हिंदी विभागों में, पत्रकारिता के विभागों में इसी समझ के साथ मीडिया की पढ़ाई होती है। मेरी अपनी समझ है, मीडिया को समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमें अर्थशास्त्र के दरवाजे से घुसना होगा, हमें प्रबंधन के दरवाजे से घुसना होगा। इसलिए क्योंकि मीडिया की जो पूरी गतिविधि है वो एक्सेल सीट की गतिविधि है, वो बैलेंस शीट की गतिविधि है। तो एक्सेल शीट की गतिविधि को आप वर्ड फाइल पर आकर विश्लेषित और व्याख्यायित करेंगे, सबसे बड़ा झोल, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से पैदा होगी। अब तो इस देश में चुनाव भी एक्सेल सीट पर लड़े जाते हैं। मसलन ये कि किस व्यक्ति को क्या तकलीफ है, किस समुदाय को क्या ज़रूरत है, इससे कहीं ज़्यादा आईआईटी के लोग, आईआईएम के लोग, मैनेजमेंट संस्थानों के लोगों को भिड़ा दिया जाता है और वो बाकायदा एक्सेल सीट बनाते हैं कि इस गांव में, इस इलाके में, इस जाति के इतने लोग हैं, और उन पर पूरे प्रबंधन कौशल के तहत चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार होती है। तो जिस देश में लोकतंत्र की जो बुनियाद चुनाव पर टिकी हुई है वो प्रबंधन से लड़े जा रहे हों, उसके पूरे तौर तरीके मैनेजमेंट के हों, उसके सारे औजार मैनेजमेंट से निकल कर आते हों, तो मुझे लगता है कि मीडिया के छात्र होने के नाते मीडिया का विश्लेषण करना, इस एक्सेल सीट और इस बैलेंस सीट को हटाकर बात करने का मतलब है कि हम बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं। और ये अतिरेक भी हो सकता है मैं एग्जैजरेशन में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव यही कहता है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि आप और हम भले ही से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह लें, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया घरानों से लोग आते हैं और जिन्होंने स्थापित किया है, सभा, संगोष्ठी और सेमिनार में बात करने के अलावा अपने पूरे रणनीति में पूरी जो उनकी कवायद होती है, उसमें कहीं वो इसे चौथे स्तंभ की नियत से काम नहीं करते हैं। मेरे पास ये किताब है सुभाष चंद्र की, और आजकल जी न्यूज़ बहुत चर्चा में है क्योंकि ये अकेला देश का चैनल है जो राष्ट्रवादी है, यानी राष्ट्र की चिंता और समाज की चिंता सिर्फ इस चैनल को है। बाकी जो चैनल है वो देश को तोड़ने का काम, देश के लोगों को सताने का काम और देश के लोगों को राष्ट्र जो है, हमारा जो नेशन स्टेट है, उससे बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको ये बात व्यंग में लग सकती है, लेकिन इनकी दावेदारी यही है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सुभाष चंद्र बहुत साफ साफ लिखते हैं कि मैं एसएल वर्ल्ड, जो कि एसएल वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क है, रहा है, मनोरंजन का एक पार्क रहा है। सुभाष चंद्र लिखते हैं कि एसएल वर्ल्ड के धंधे में मैं अपने हाथ जला चुका था। इसका हिंदी अनुवाद मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ कि मैं एसएल वर्ल्ड के व्यवसाय में अपना हाथ जला चुका था, इसलिए जब मैं नेटवर्क के बिजनेस में आने जा रहा था तो दोबारा ये काम नहीं करना चाह रहा था। मेरे सामने स्पष्ट समझ थी कि अगर एक साल के लिए 1.2 बिलियन मुझे ट्रांसपॉन्डर किराए पर देने की स्टार को ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे उसी हिसाब से राजस्व उगाहने होंगे, यानी उसी हिसाब से हमें पैसे जुटाने होंगे। तो एक चैनल के मालिक की, और ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। ये किताब स्लम डॉग मिलेनियर से कम महत्वपूर्ण किताब नहीं है। आप सिनेमा देखकर जितना आनंदित होते हैं और आप में एक अलग किस्म के इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है, इस किताब को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति जिसका दूर दूर तक टेलीविज़न और मीडिया के बिजनेस से, उसके पेशे से कोई मतलब नहीं था, और उसे लगा कि आने वाले समय में ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग, मनी मेकिंग बिजनेस हो सकता है, तो उन्होंने अपना हाथ जो है वो मीडिया में आजमाया। दूसरी बात कि सरकार भी आज से 13-14 साल पहले, 12-13 साल पहले ये घोषणा कर चुकी है कि सिनेमा एक उद्योग है, सिनेमा एक बिजनेस है। और जैसे ही सिनेमा को उद्योग का दर्जा दिया गया और उसका इंश्योरेंस शुरू हुआ, मुझे याद है आईडीबीआई बैंक ने पहली बार फिल्म के इंश्योरेंस का प्रावधान रखा था। उसके बाद सिनेमा के पीछे के जितने जो माध्यम थे, मसलन मनोरंजन चैनल, न्यूज़ चैनल, अखबार, रेडियो, ये सब के सब उद्योग में आते चले गए।
हर साल फिक्की KPMG अपनी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट प्रकाशित करती है। मार्च अप्रैल के महीने में उनकी रिपोर्ट आती है। आप अगर उस रिपोर्ट से गुजरेंगे और मैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शब्द वहाँ से हटा दूँ, मतलब उसके कवर पेज पर मैं कुछ और चिपका दूँ, और तब उससे आप जब गुजरेंगे, उसकी भाषा से जब आप गुजरेंगे, उसके विश्लेषण से जब आप गुजरेंगे, तो लगेगा कि ये किसी न्यूज चैनल, अखबार या FM चैनल के बारे में नहीं, बल्कि टूथपेस्ट, साबुन, टायर, ट्यूब और फूड चेन के बिजनेस रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। यानी कि चैनलों के विश्लेषण की जो भाषा है, जो ग्लॉसरी है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो भाषा, वो ग्लॉसरी, वो शब्दावली, वो सीधे सीधे टूथपेस्ट, रबर, टायर, ट्यूब और फूड चेन, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और चीट फंड के बिजनेस की शब्दावली से मिलती जुलती है। ये तो थोड़ा कम दिलचस्प है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 सालों से नेटवर्क 18 की अगर आप रिपोर्ट देखें, जो कि आजकल रीलॉन्च हुआ है, CNN IBN जो चैनल है, वो चैनल अब नेटवर्क 18 के हिसाब से आपके सामने है। उसका नाम अब CNN IBN नहीं है। नेटवर्क 18 के बहुत सारे चैनल है, IBN 7, CNN IBN, CNBC आवाज, CNBC, moneycontrol.com वेबसाइट है, निक टीवी है, कलर्स चैनल है, MTV भी उसी का है। आप इन सब के बारे में बिजनेस रिपोर्ट अगर जानने समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अलग से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस रिपोर्ट पे जाना होगा, और रिलायंस इंडस्ट्री ने जहां पेट्रोलियम के, माइंस के, अपैरल्स के, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, इन सारी चीजों के जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, उसी में आपको नेटवर्क 18 के भी बिजनेस रिपोर्ट मिलेंगे। यानी कि एक बड़े मीडिया समूह, नेटवर्क समूह की जो बिजनेस रिपोर्ट है, वो मीडिया की रिपोर्ट ना हो करके वो बिजनेस रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत मिलती है। और शब्दावली और जो भाषा है, वो सारे शब्द और उसकी जो भाषा है, जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, वो सब के सब किसी भी दूसरे व्यवसाय से अलग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टूथपेस्ट के बिजनेस को समझना है, या टूथपेस्ट के टर्नओवर और उसके व्यावसायिक शक्ल को समझने की ज़रूरत आपको है, तो आपको मीडिया को भी उसी भाषा में समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मीडिया के व्यवसाय की अलग से कोई भाषा नहीं है। और ये सारी चीज़ें चल रही है एक्सेल सीट पर, ये सारी चीज़ें चल रही है बैलेंस शीट पर। तो तीसरी बात जो मैं कहने की कोशिश आप सबके सामने कर रहा हूं कि वो ये कि जब सारी गतिविधियां व्यवसायिक ढांचे के भीतर हो रही हो, तो आप इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और लोकतंत्र के बेहतरी या लोकतंत्र के पक्षधर की बहस में क्या करने जा रहे हैं? आप भरमाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदी के विद्यार्थी को मीडिया पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सूर, तुलसी, मतीराम, घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर मीरा रसखान पढ़कर आया उसे मीडिया पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूं कि उसके अपने औजार बदलने होंगे, उसे अपने औजार जो हैं वो इकोनॉमिक्स से निकाल कर लाने होंगे, उसके अपने औजार मैनेजमेंट से लाने होंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना होगा। और जब तक आप इस औजार के साथ मीडिया पर बात नहीं करते हैं, दर्जनों पत्रिकाएं और लेख इस पर लिखी जा रहे हैं, बात हो रही है, निकल कर कुछ आ नहीं रहा। और इनके लिए बहुत ही खुशनुमा है स्थिति है। आप जिस तरह से बात करेंगे, कभी मीडिया पर्सनालिटी आपको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे। वो मंद मंद मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं, मीडिया बिका हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं, मीडिया मैनेज हो चुका है, आप ठीक कह रहे हैं, मीडिया पूंजीवाद का पोषक हो चुका है। ऐसा कहने से उनको एक व्यावसायिक सुरक्षा कवच मिल जाता है, व्यावसायिक सेफ्टी वॉल मिल जाती है। अब जब भी मीडिया, खासकर टेलीविज़न पर बात करेंगे आप, हर दूसरा व्यक्ति कहता है जी ये तो TRP का खेल है, ऐसा कि जैसे सब के सब मीडिया विश्लेषक हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी जागीर है, मेरे ही नाम के पीछे मीडिया विश्लेषक लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हर दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये TRP का खेल है जी, ये TRP के लिए भूत प्रेत एलियन गाय का दूध पीते हैं क्या, 5000 पुराना महामानव, ये सब TRP के लिए किया जाता है। आजकल जो राष्ट्रवाद की लहर इतनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये सब TRP के कारण। ऐसा है नहीं। इस देश में 850 से ज़्यादा चैनल हैं, और TRP तो आप सब जानते हैं खत्म हो गया। जो टाइम की रिपोर्ट आती थी, अब उसकी जगह बार्क आ गया है, एक कोलैबोरेशन, एक साझा उपक्रम है, और बार्क जो है रेटिंग्स देने का काम करते हैं। ये काम 26 फरवरी से हुआ है। इस 850 चैनल में 200 भी चैनल ऐसे नहीं होंगे जो TRP के लिस्ट में शामिल हैं, यानी जो TRP को सब्सक्राइब करते हैं, उसकी सदस्यता लेते हैं।
उनको कोई लेना देना नहीं कि उनका चैनल 10वें नंबर पर जा रहा है कि 20वें नंबर पर जा रहा है कि वो लिस्ट में कहीं नहीं आ रहा है, कि नीचे से फर्स्ट आ रहा है। ऐसे सैकड़ों चैनल हैं जिनको टीआरपी की रेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी सदस्यता, उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं और वो चैनल चल रहे हैं, लगातार वो चैनल चल रहे हैं। अगर टीआरपी का संबंध मीडिया के बिजनेस से है, टेलीविजन के बिजनेस से है, तो वो इस ढांचे में क्यों नहीं अपने को रखते हैं? अगर विज्ञापन के मिलने का आधार टीआरपी के टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स हैं तो कायदे से उन्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं चलते। तो फिर क्यों चलाते हैं मीडिया? क्यों है उनके चैनल जब उनको टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है? नोएडा फिल्म सिटी में दर्जन भर ऐसे चैनल हैं जिसकी अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग इसी कमरे में होती है। मतलब यहीं आप देख सकते हैं और यहीं बन सकता है, बाहर जाएंगे उसका कोई सिग्नल नेटवर्क कुछ नहीं है और वो चैनल चल रहा है। ऐसे अखबारों की संख्या दर्जनों है जो लोगों के बीच नहीं जाती, जो पब्लिक डोमेन में नहीं जाती है, लोग उसको पढ़ते नहीं। वो अखबार निकलते हैं, छपते हैं और आर्काइव में चले जाते हैं या कुछ लोगों के बीच चले जाते हैं। जब उनको एनुअल रिपोर्ट अपनी देनी होती है तो उसकी कुछ कॉपी या प्रति जो है उसमें शामिल कर देते हैं। क्यों चला रहे हैं अखबार, क्यों चला रहे हैं चैनल? इस पर अगर आप सोचते हैं तो लगता है कि मीडिया का ये बिजनेस जो है दूसरे तरीके से भी काम करता है। और ये दूसरा तरीका क्या है, ये ज़्यादा दिलचस्प है। मीडिया में को चलाने वाले 40 से 45% वो लोग हैं जिनका मदर बिजनेस मीडिया नहीं है, यानी कि उनका मुख्य काम मीडिया नहीं है। वो चैनल और अखबार सिर्फ नहीं चला रहे हैं, वो चिट फंड कंपनी भी चला रहे हैं, वो रियल एस्टेट के भी बिजनेस में लगे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग के भी बिजनेस में लगे हुए हैं, वो गंडे ताबीज भी बेच रहे हैं, वो डिजाइनर कपड़े भी बेच रहे हैं, वो आपके कुंडली भी देख रहे हैं, बाबाओं को बुलाकर प्रवचन भी करवा रहे हैं, वो अनाज भी बांट रहे हैं। मतलब जो काम आप सामाजिक स्तर पर देखते हैं वो सबके सब सारे काम जो है मीडिया संस्थान से ये जुड़े लोग कर रहे हैं। और उसमें एक काम भी जो है वो मीडिया का भी कर रहे हैं। यानी अगर 1 दर्जन दुकान है तो एक दुकान और डाल दो, है ना। किसी की साड़ी की दुकान है तो उसमें एक मैचिंग सेंटर भी खोल दो। तो कई मीडिया संस्थान जो है वो मैचिंग सेंटर की तरह खोले गए हैं। उनका काम है कि ग्राहक इधर उधर ना जाए, तो चलो एक मैचिंग सेंटर भी खोल देते हैं। ये काम वो क्यों कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये काम दरअसल उनका जो मदर बिजनेस है, जो उनका मुख्य व्यवसाय है, चिट फंड का, रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी डीलिंग का, उसके लिए ये सुरक्षा कवच का काम करते हैं, सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। अभी इस देश में आधा दर्जन बड़े मीडिया संस्थान के मालिक जेल में हैं। आधे दर्जन 6 से ज़्यादा बड़े मीडिया संस्थानों के मालिक जेल में हैं। और ये जेल में जाने में कहीं भी आपको स्वतंत्रता आंदोलन के पत्रकारों की याद नहीं दिलाता। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी स्टोरी कर दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ कर दी है, सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ स्टोरी कर दी इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया ना। ये सब के सब फाइनेंशियली आर्थिक गड़बड़ियों, झोल झाल, फर्जीगिरी के केस में, मामले में जेल के अंदर हैं। और इनके चैनल और इनके अखबार, इनके चैनल और अखबार आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप वंदे मातरम बोलोगे या नहीं, तुम राष्ट्रवादी हो या नहीं। वो सर्टिफिकेट देने का काम, वो लिटमस पेपर बांटने का काम कर रहे हैं। आपको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आप इस हिंदुस्तान से प्यार करते हो या नहीं करते। जबकि उनके मालिक जो हैं वो सब के सब व्यावसायिक गड़बड़ी और झोल झाल में सलाखों के पीछे हैं। तो ये दूसरी स्थिति है कि मीडिया में ज़्यादातर वो लोग हैं, 40-45% जो है रेशियो है, जिनका मदर बिजनेस मीडिया नहीं है, कई दूसरे व्यवसाय हैं, उसमें ये लोग हैं। तीसरे तरह के वो मीडिया संस्थान हैं जिनका मुख्य व्यवसाय राजनीति है। पॉलिटिक्स इटसेल्फ अ इंडस्ट्री, राजनीति अपने आप में एक व्यवसाय है, उद्योग है। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उठाकर देखिए 2009-10 की फिक्की KPMG की मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट, उसमें लिखा है कि 2007-8 के दौरान जो विश्व आर्थिक मंदी आई, जिसकी चपेट में हिंदुस्तान भी आया और यहाँ के उद्योग गड़बड़ा गए, जिनका कि वृद्धि दर नीचे चला गया, उसी दौरान मीडिया का बिजनेस जो है वो 2.4-2.6 के आसपास उसकी वृद्धि दर है। यानी उस समय मीडिया का व्यवसाय नहीं गड़बड़ाया था। इसकी वजह क्या है? वो रिपोर्ट बताती है कि इसकी वजह ये है कि इलेक्शन के दौरान जो पैसा मार्केट में आया, मतलब मीडिया मार्केट में लोकसभा चुनाव के दौरान 2009 के दौरान जो पैसे आए,
उसके पहले से आए, उसकी भरपाई हो गई। यानी चुनाव अपने आप में एक इंडस्ट्री है। इसलिए आप देखते हैं, आप मुझे बताइए 8 से 10 साल पहले आपको विधानसभा चुनाव इतने ज़्यादा राष्ट्रीय चैनलों पर, अखबारों पर दिखाई देता था। अब तो ये क्रॉनिक हो गया है, मतलब एक के बाद एक। अभी सरकार बनी है, शपथ ग्रहण लिया कि आप बात करेंगे 2019 की। अभी किसी राज्य में चुनाव हुए, संपन्न हुए, एक खास पार्टी की सरकार बनी, अब वो अगले 5 साल के बारे में अभी से बात करते हैं और उस पर डिस्कशन है, उस पर कैंपेन है, उस पर विज्ञापन है। तो राजनीतिक दल खुद एक बड़ा मीडिया व्यवसायी है और राजनीतिक दल के जो विज्ञापन है, उनके जो कैंपेन है, उनके जो मीडिया प्लान, जिसको मीडिया योजना है, वो खुद एक बड़े व्यावसायिक गतिविधि के रूप में हमारे सामने हैं। इसलिए देखेंगे कि बहुत सारे मीडिया घराने जो हैं वो सीधे राजनीतिक दलों और पार्टियों से संचालित है। और दक्षिण भारत में भी ये स्थिति आप सब जानते हैं और ये बहुत इतिहास पुराना है, जब से मीडिया की शुरुआत हुई, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। चौथी तरह की जो स्थिति है वो ये कि आपको ये लगता है कि मीडिया जिसे चाहता है प्रोजेक्ट करता है, मीडिया जिसे चाहता है बना सकता है। आप मीडिया के इस समझ के साथ थोड़ा हटिए और मीडिया के ऊपरी परत को खुरचने का काम कीजिए। आप महसूस करेंगे, आपको आंकड़े मिलेंगे, आपको मामले ऐसे मिलेंगे कि मीडिया कहीं कुछ करने की स्थिति में होता नहीं है बहुत ज़्यादा। आज लगभग हर बड़े राजनीतिक दल ने अपने वॉर रूम बनाए हैं। वॉर रूम एक ऐसी जगह जो कि मिलिट्री से आया हुआ शब्द है, जहाँ पर हमारे आपके जैसे मीडिया के छात्र बहाल किए जाते हैं। बाकायदा वो पट्टा लगाकर जैसे एम्प्लॉय लोग चलते हैं, वो 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं और वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। वो शूटर हैं, वो एक साथ हजारों मैसेज भेज रहे हैं। आप किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हैं, अचानक से आप पर लगातार एक के बाद एक बम्बार्डमेंट जैसे गालियां, अश्लील शब्दावली का प्रयोग शुरू हो जाता है। ये हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होता है, ये अचानक कोई नहीं कर रहा होता। ये बाकायदा सुनियोजित, बहुत ही प्लान्ड वे में प्रबंधन के तहत वॉर रूम, जो राजनीतिक दलों के वॉर रूम हैं, वहाँ से निकल कर आते हैं। और ये वॉर रूम का काम ये है कि मीडिया के समानांतर, मीडिया के पैरेलल एक मीडिया खड़ा करना। और ऐसे में बहुत सारी जो खबरें आती है वो सीधे वॉर रूम से आती है। बहुत सारी ऐसे खबरें आती है जो वॉर रूम के प्रेस रिलीज के जरिए आती है। कई बार आप नोटिस करें, किसी दिन आपको ज़्यादा समय हो, मन करे तो 8-10 अखबार पढ़िए और आप देखेंगे कि उसमें 10-12 ऐसी खबरें मिल जाएगी जिसमें हूबहू शब्दशः सारे अखबारों में एक रिपोर्ट है, कोई हेर फेर नहीं। अगर किसी ने कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगाया तो 10 अखबार में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वॉर रूम से आते हैं और जिसका एक आगे का सिरा जो है वो पब्लिक रिलेशन से जुड़ता है, PR कंपनी से जुड़ता है। तो आज इस देश का जो मीडिया है वो मीडिया संस्थान कम, PR एजेंसी ज़्यादा चला रहे हैं। अब ये PR एजेंसी की इसकी क्या भूमिका है, मैं आपको बहुत बोर नहीं करूँगा, मैं बस एक लेआउट बना रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें लोकतंत्र कैसे काम करता है इस पर बात करूँगा। आप बोर हो जाते हैं तो मुझे बताइएगा, मेरी आदत 50 मिनट तक बोलने की है। तो ये पब्लिक रिलेशन PR एजेंसी एक मुश्त जो है वो मीडिया को हायर करते हैं। और मैंने दर्जनों ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जिसमें कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है और प्रेस रिलीज चला गया, और देश की बड़ी न्यूज एजेंसी PTI जैसे ने उन खबरों को छापा है। अगर कोई PTI के ऑफिस से आकर उस घटना स्थल पर पहुंचे तो कई बार उसे पता चलेगा कि अभी तो कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है। यानी जो 4 स्पीकर बुलाए गए हैं उनके नाम डाल दिए गए हैं और फोन पर पूछ लिया जाता है कि सर या मैम आप क्या बोलने जा रही है, आपकी पंच क्या होगी, तो ये पंच बता दीजिए, और वो पंच वहाँ पंच होकर चला जाता है और वो पंच जो है आपके अखबार में छपकर आ जाता है या वेबसाइट पर छपकर आ जाता है, बोलने के पहले, कार्यक्रम के होने के पहले। ये प्री कुक्ड मटेरियल जो है आपके अखबार में और चैनलों पर दिखाई देते हैं। ऐसा होने से PR एजेंसी की बड़ी भूमिका मीडिया में होने से मीडिया का जो पारंपरिक ढांचा है या मीडिया के जो काम करने के पारंपरिक तरीके रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग होने के बावजूद उसमें बहुत ही ज़्यादा घालमेल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि फील्ड की रिपोर्टिंग तेज़ी से घटती जा रही है। जो काम पहले फील्ड की रिपोर्टिंग से होती थी वो काम अब PR एजेंसी एक प्रेस रिलीज बनाकर या बाइट देकर करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
आपने 2013-14 के दौरान, थोड़ा बहुत 15 के दौरान कैंपा कोला कंपाउंड को लेकर बहुत सारी खबरें देखी होगी। कैंपा कोला कंपाउंड मुंबई में एक जगह है जो कैंपा कोला को रेसिडेंस फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दी थी और लोगों ने उसमें अवैध तरीके से भी फ्लैट्स बनाए और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कैंपा कोला कंपाउंड के बीच ये मामला लंबे समय तक चला और कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप इन सारी चीज़ों को खाली कीजिए, फटाफट खाली कीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि कैंपा कोला कंपाउंड को खाली करने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट से जो लड़ाई हार जाते हैं कैंपा कोला कंपाउंड के लोग, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम शुरू करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया कानून की नियम की दुहाई देता है और उस मोर्चे पर जब वो हार जाता है, जब वो पिट जाता है, उसके बाद वो सिंपैथी ग्राउंड यानी सहानुभूति बनाने का काम करता है। उस दौरान आप हिंदुस्तान टाइम्स उठाकर देखिए, उस दौरान आप इंडियन एक्सप्रेस उठाकर देखिए, उस दौरान आप द टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर देखिए, उस दौरान आप अर्नब गोस्वामी का न्यूज़ आवर डिबेट देखिए, उस दौरान आप CNN IVN के प्राइम टाइम की बहस देखिए। उसके जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स ये है कि कोई 6-7वें मंजिल पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हुआ है, सिर लटकाकर, जिस तरह से यौन उत्पीड़न के विजुअल्स आपको दिखाए जाते हैं महिलाओं के, उसी अंदाज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हुआ है 6ठी-5वीं मंजिल पर और चारों तरफ घूप अंधेरा है और उसमें उसकी टैगलाइन या उसकी जो हेडर है वो लिखा हुआ है कि इस स्थिति में ये है। बीमार बुजुर्गों के विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक बताया जाने लगता है कि किसकी शादी टूट गई, किसकी मंगनी, किसका रोका रुक गया और कौन जो है वो बिछुड़ रहा है, किसको हार्ट अटैक के हो रहा है, किसे दिल के दौरे पड़ रहे हैं। यानी पूरी तरह उस खबर को, जो कैंपा कोला कंपाउंड हार्ड कोर एक लीगल न्यूज़ है, उस लीगल न्यूज़ को सोप ओपेरा में, रियलिटी शो में तब्दील कर दिया जाता है। और आप उस दौरान अगर टेलीविजन देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप स्टार प्लस, कलर्स या GTV का कोई सोप ओपेरा देख रहे हैं। यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया हार्ड न्यूज को सॉफ्ट न्यूज में, सोप ओपेरा में बदलने का काम करता है और ये काम यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद देश के बड़ी बड़ी हस्तियों ने पर्सनल ट्वीट करना शुरू किया। अभी भी आप फेसबुक पर जाएंगे तो आप एक पेज पाएंगे, सेव कैंपा कोला कंपाउंड। लोगों ने पेज बनाया है, कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों ने अपील की कि आप मुझे मिस्ड कॉल दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करके अपना दर्द बताऊंगा। पर्सनली लोगों ने ट्वीट किया, फेसबुक पर अपडेट किए और प्रीति नंदी, अनुपम खेर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों के प्रति एक सहानुभूति जताई कि ये लोग 18 साल, 12, 16 साल से रह रहे हैं, जाएंगे कहां। और इन सारे ट्वीट्स को, इन सारे फेसबुक के अपडेट्स को, इन सारे टेलीविजन चैनलों के कवरेज को कॉन्सेप्ट PR एजेंसी ने कतरन जमा करके, अभी भी आप कॉन्सेप्ट PR एजेंसी की वेबसाइट पर जाएंगे और कॉन्सेप्ट PR एजेंसी देश की बड़ी PR एजेंसी में से है जो कि आईफा को ऑर्गेनाइज करती है, आईफा के लिए PR करती है। वो देश की उन बड़ी कंपनियों में है जो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए PR का काम, एड कैंपेन का काम करती है। उन सब के कतरन को जुटाया और इनके पर्सनल ट्वीट्स को भी जुटाए और देश में एक माहौल इस तरह से बनाया कि कैंपा कोला कंपाउंड के लोग बड़ी मुसीबत में हैं। ये कम दिलचस्प है। ज़्यादा दिलचस्प ये है कि जिस PR एजेंसी को हायर किया गया, उसी PR एजेंसी में काम करने वाले एक अधिकारी का भी फ्लैट उसमें था, कैंपा कोला कंपाउंड में। कॉन्सेप्ट PR एजेंसी के एक व्यक्ति, एक अधिकारी का फ्लैट उसी कैंपा कोला कंपाउंड में था और लोगों ने चंदा कर करके उस PR एजेंसी को हायर किया और उस PR एजेंसी ने 360 डिग्री मीडिया फॉर्मेट में, 360 डिग्री मीडिया फॉर्मेट का मतलब है कि मीडिया के जितने रूप हो सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, अखबार, वेबसाइट इत्यादि इत्यादि, इन सब जगह पर मौजूदगी, उसको 360 डिग्री मीडिया कहते हैं। वहां पर इस कॉन्सेप्ट PR एजेंसी ने इस खबर को पिच किया, आगे बढ़ाया और देश भर में लोगों के प्रति, एक कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों के प्रति सहानुभूति का माहौल बना। ये वो लोग हैं जो वैधानिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर गलत हैं। उन्होंने अवैध निर्माण किया है, वो अवैध तरीके से उन घरों में रह रहे हैं, सरकार के कानून के इजाजत के बिना रह रहे हैं, सारे कानूनी प्रावधानों को धता बता करके वो रह रहे हैं। ये इसी तरह से है कि आप बिना हेलमेट के सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और आपको जब पुलिस पकड़ती है, ट्रैफिक पुलिस, तो पीछे से 4 आदमी कहते हैं जाने दो यार, ये बेचारा स्टूडेंट है, इसको कहाँ वाइवा है, इसको जाने दो। सिंपैथी ग्राउंड पर आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन आगे आप चलकर क्या करते हैं, आगे आप टीज करते हैं और ठहाके लगाते हैं कि बनाया ना इसको एड़ा मैंने। तो इस तरह से
मीडिया कैंपा कोला कंपाउंड के स्तर पर काम करती है। अब मैं अगले 15 मिनट में अपनी बात समेटता हूं कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये कैंपा कोला कंपाउंड के लोग हैं जो अपने लिए माहौल बनाने में 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए चंदा दे सकते हैं किसी पीआर एजेंसी को। जो मैं दिल्ली से आता हूं और दिल्ली में नथुपुरा, संतनगर, बुराड़ी, अंकुर विहार, खैबर पास, जाफराबाद में जिसने 1 BHK लिया है वो क्या 50, 25, 1 लाख रुपए दे सकता है मीडिया में अपनी खबर को लाने के लिए? मैं नैतिकता की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस परचेजिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या इन इलाकों के लोग अपनी खबर को मीडिया तक पहुँचाने के लिए 25-50 हज़ार रुपये दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो खबर किसकी मीडिया में आएगी? जो चंदा करके पीआर एजेंसी को पैसे फी दे सकता है, और जो पैसे पीआर एजेंसी को नहीं दे सकता वो लोकतंत्र से बाहर है, वो मीडिया के लोकतंत्र से बाहर है। मैं दिल्ली में अक्सर देखता हूं, जंतर मंतर आप जाएंगे तो तमाम तरह के वहां पर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जिसमें हर वक्त 1-2 विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर होता है कि द्वारका में फला बिल्डर ने पैसे लिए और 2 साल का कमिटमेंट था उनका, अभी तक बनाकर नहीं दिया, उनके विरोध में खड़े। कोई गाजियाबाद का, कोई इंदिरापुरम का, बड़े बड़े बिल्डरों के खिलाफ वो बैठे रहते हैं। कभी आप खबर देखते हैं? कभी आपको ये जानकारी मिल पाती है कि द्वारका में इतने स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए इतने लोगों ने अपने पैसे काट कर दिए थे, बचा कर दिए थे? सब मध्य वर्ग से लोग आते हैं और EMI लेकर देते हैं या जमा पैसे उसमें लगाते हैं। ये खबर नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि वो खबर पीआर एजेंसी के थ्रू नहीं है। मैं जिस विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, या मैं जिस कॉलेज में अलग से कुछ बोलने जाता हूँ और पता चलता है कि इस आदमी की मीडिया में थोड़ी बहुत जान पहचान है, तुरंत लग जाते हैं लोग कि आप ये जो सेमिनार हुआ है ना, मैं इसको जरा सा अखबार में देख लीजिएगा, ये आप 2 न्यूज़ चैनलों को बुला दीजिएगा। मेरे बुलाने से आ जाएंगे, मेरे कहने से अखबार छाप देंगे। ये सवाल नैतिकता का है ही नहीं। मैं बहुत साफ साफ कहता हूँ कि आप 2 लाख रुपए का मैं पैकेज बनाकर दे देता हूँ और आप इस पैकेज को फॉलो कीजिए। आपके पास दैनिक जागरण, पंजाब केसरी और अमर उजाला, क्या द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे भी अखबार आ जाएंगे। बस आप उस पैकेज को फॉलो कीजिए। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मीडिया का ये पूरा सवाल नैतिकता और अनैतिकता का नहीं है, ये सवाल उसके बिजनेस मॉडल का है। और मीडिया के भीतर कई तरह के बिजनेस मॉडल काम करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि एक रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल काम करता है, एक पीआर एजेंसी का बिजनेस मॉडल काम करता है, एक वॉर रूम का बिजनेस मॉडल काम करता है, और इन सब के बीच लोकतंत्र का सवाल आता है। तो आप जिसे लोकतंत्र का सवाल कहते हैं वो दरअसल खंडित लोकतंत्र है। मीडिया का जो लोकतंत्र है वो बहुत ही खंडित, सेगमेंटेड डेमोक्रेसी है। वो कुछ हिस्से को चुनकर लोकतंत्र की बात कर सकती है, जिसका कारण उनकी पसंद और नापसंद नहीं है, जिसका कारण वैचारिकी भी नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि ये जी न्यूज जो है भाजपाइयों का चैनल है, बीजेपी का चैनल है। ऐसे हम लोग लेबलिंग करते हैं ना, ये बीजेपी का चैनल। इस किताब को पढ़िए, जी न्यूज को खड़ा करने में राजीव गांधी ने मदद की है। सुभाष चंद्रा को खड़ा करने में, मीडिया के बिजनेस में लाने में कांग्रेस के राजीव गांधी ने मदद की है, इसमें बीजेपी के लोगों ने मदद सीधे सीधे नहीं की है। जी न्यूज को खड़ा करने में दूरदर्शन के प्रोड्यूसर को हायर किया गया, उन्हें अलग से पैसे दिए गए, उनको पार्ट टाइम में अलग से काम दिया गया, उनकी टीम को तोड़ा गया। जो प्रोड्यूसर दूरदर्शन के लिए काम करते थे उनकी टीम को तोड़ा गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जी न्यूज के मालिक खुद कह रहे हैं। और ये स्थिति सिर्फ जी न्यूज की नहीं है, ये स्थिति लगभग सारे चैनलों की है। इस किताब में ये लिखा है कि मैं जानता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अपलिंकिंग का काम मैं सिंगापुर से कर रहा हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है, नैतिक रूप से गलत है, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सपना है कि मैं देश में घर घर में मनोरंजन पहुंचाऊं। तो जो शख्स एक चैनल को खड़ा कर रहा है वो इस बोध के साथ खड़ा कर रहा है कि नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से वो गलत काम कर रहा है, लेकिन वो टेप में स्वास्तिक और ओम बनाकर उस टेप को बाहर अपलिंकिंग के लिए भेज देते हैं। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग का मतलब ये होता है कि भारत सरकार की 92-93 तक ये पॉलिसी रही, बात तक रही, उदारवादी अर्थव्यवस्था के पहले तक की, कि आप हिंदुस्तान की जमीन से, हिंदुस्तान की जो टेरिटरी है उससे कोई भी चैनल
नहीं चला सकते, मतलब अपलिंक नहीं कर सकते मटेरियल। तो अलग अलग मीडिया हाउस ने, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस ने, किसी ने सिंगापुर से, किसी ने मॉरिशस से, इन देशों में जाकर अपने टेप भेजे, कोई BSNL के थ्रू भेजा, और इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत की। और बाद में जब उदारवादी अर्थव्यवस्था आ गई इस देश में, उसके बाद यहाँ से अपलिंकिंग का काम शुरू हुआ। नोएडा फिल्म सिटी के पहले ग्रेटर कैलाश से, फिर करोल बाग में वीडियोकॉन टावर में आज तक ऑफिस है, फिर रामकृष्ण आश्रम के पास है। तो ये बहुत बाद में आया, लेकिन पहले ये प्रावधान था कि हिंदुस्तान की ज़मीन से कोई भी चैनल अपलिंक नहीं किया जा सकता। डाउन लिंक तो सिग्नल पकड़ लेते हैं। हम सब ने अपने साइकिल के पहिए खोले, उसका रिम लटकाया एक छत्ते पर, हाँ सिग्नल आ रहा है, चलो घुमा कर फिर हम लोगों ने चैनल देखे जो प्राइवेट चैनल्स हैं। तो ये पूरे स्थिति के बीच जब अगर आप लोकतंत्र को देखते हैं तो ये सवाल वैचारिक अवधारणा किसी राजनीतिक दल के विचारधारा से जुड़ने और नहीं जुड़ने का नहीं है। ये सवाल इससे ज़्यादा गहरे हैं, और ये सवाल गहरे इस अर्थ में हैं कि मीडिया के भीतर की आर्थिक संरचना कैसे तेजी से बदल रही है। मैं जितने भी एयरपोर्ट पर जाता हूँ, सेफ्टी बेल्ट से लेकर सिर टिकाने तक की जो जगह होती है, उसमें मीडिया मुझे कहता है, अखबार कहता है आपकी यात्रा मंगलमय हो। और यात्रा मंगलमय नहीं हुई तो कवर करोगे? नहीं करोगे। अगर मेरी यात्रा मंगलमय नहीं हुई, मेरी फ्लाइट क्रैश कर गई, या मुझे धक्का लग गया, चोट लग गई, किसी ने बैग चुरा लिया, तो जो अखबार और चैनल मुझे आपकी यात्रा मंगलमय हो कि बधाई शुभकामना दे रहा है, वो मेरे इस पर्सनल इंजरी को कवर करेगा? नहीं करेगा। मैं जब अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो एक चैनल है न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन ने बहुत बड़ी, कम से कम 40 फीट के, 35-40 फीट का विज्ञापन लगाया हुआ था एयरपोर्ट के पास, और जहाज बना हुआ है, लिखा हुआ है हौसले की उड़ान। ये हौसले की उड़ान क्या है भाई? हौसला कहाँ, हौसले आप कहाँ दिखा रहे हैं? आपकी जमीन व्यावसायिक स्तर की है और आप वहां से टेक ऑफ ले रहे हैं। तो मैं बार बार जो चीज दोहरा रहा हूं कि इन सारी चीजों में कहीं से भी वो सवाल नहीं है जिस सवाल के साथ आप क्लासरूम में मीडिया को पढ़ते हैं। अब इसमें जो लोकतंत्र बनता है, जो लोकतंत्र आपको बनता हुआ दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि मीडिया में कभी भी हाशिए के समाज के, दलितों के सवाल को, स्त्री के सवाल को शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल किया जाता है। उसी न्यूज़ नेशन के विज्ञापन के बिल्कुल सटे मैंने एक टाइल्स के विज्ञापन देखे, जिसके विज्ञापन टीवी पर भी आते हैं, और उस टाइल्स के भी विज्ञापन में लिखा हुआ था देश के लिए सेवा। तो जो टाइल्स बेचेगा वो भी देश का सेवा कर रहा है, जो कंडोम बेचेगा वो भी देश का सेवा कर रहा है, जो चैनल चला रहा है वो भी देश का सेवा कर रहा है, जो पकौड़े तल के बेच रहा है, जो बर्गर पिज्जा पैटीज बेच रहा है, वो सब के सब देश सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मेक इन इंडिया के अंदर आता है ना। तो मेक इन इंडिया के अंदर जो चीजें आती है वो देश सेवा है, और पहले भी देश सेवा करते आए हैं लोग। लेकिन असल सवाल ये है कि ये शाब्दिक स्तर की अभिव्यक्ति जो देश सेवा की है, क्या बैलेंस शीट में इस देश सेवा को व्याख्यायित करता है? क्या न्यूज चैनल और अखबार के एक्सेल शीट में कहीं इस बात की चर्चा होती है कि दिस पर्टिकुलर न्यूज इज कंसर्न विद द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी? कहीं इस बात की चर्चा होती है? नहीं होती है। और जो होती है उसका व्यावसायिक ताना बाना क्या है, इस पर बात करने की जरूरत है। आप शराब की भी कंपनी खोलते हैं बनाने के लिए, तो सरकार को एश्योर करना पड़ेगा, आपको सरकार को आश्वस्त करना पड़ेगा कि आपके इस शराब की फैक्ट्री के लगाने से इस क्षेत्र के व्यक्ति का विकास होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, यहाँ काम करने वाले जो लोग होंगे उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे, उनको अच्छे इलाज की सुविधा होगी, ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, यहाँ और भी तरह की चीज़ों का विस्तार होगा। यानी कि जिस चीज़ को आप सामाजिक बुराई देखते हैं शराब को, उसके भी फैक्ट्री लगाने के लिए एक ड्राई रिपोर्ट आती है। जब आप कोई कंपनी खोलते हैं उसके पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ड्राई रिपोर्ट देनी होती है। अगर आप मीडिया वेंचर शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्राई में भी भेजना पड़ता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी भेजना होता है। उस ड्राई रिपोर्ट में जिस बिजनेस को लेकर के आप वेंचर शुरू कर रहे हैं उसके पूरे इतिहास को बताना पड़ता है। मसलन कि अगर आपने अखबार के बिजनेस में कदम रखा है और आप एक अखबार चलाना चाहते हैं
तो आपको 120-140 पेज में भारत में प्रिंट मीडिया के आविर्भाव, उसके इतिहास इत्यादि पर बात करनी होगी। जैसे हम लोग हिंदी साहित्य में एमफिल करते हैं तो क्या करते हैं, भूमंडलीकरण और राजेश जोशी की कविता 100 पेज की थीसिस से 60 पेज भूमंडलीकरण पर लिखते हैं, 15-20 पेज जो है वो राजेश जोशी की कविता की पंक्तियों को छेपते हैं, और आगे में उपसंहार इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजेश जोशी भूमंडलीकरण को नए संदर्भ में देखते हैं और बाकी हम उसे नक्की कर देते हैं। इसी तरह की जो है ड्राई रिपोर्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भेजने पड़ते हैं। और कोई भी हिंदुस्तान का ऐसा बिजनेस नहीं है जो ये नहीं कहता कि हम ये देश के हित में व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। ये CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें 2% पूरी कमाई का जो है आपको लगाना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि कोका कोला ही गो टू स्कूल कैंपेन चला रहा है, टोयोटा जो प्रदूषण फैला रहा है, दूसरी तरफ से कोस्टल एरिया कैंपेन चला रहा है, एयरसेल इसलिए बाघ बचा रहा है क्योंकि उसका लोगो जो है वो बाघ के धारियों से मिलते हैं, जो उसके रिब्स हैं, जो उसके धार दिखाई देते हैं। तो पर्यावरण वही बचा रहा है जो पर्यावरण को खत्म कर रहा है, पानी वही बचा रहा है जो पानी को लिए लोगों को तड़पा रहा है, स्कूल वही कंपनियां स्कूल भेज रही है जो इस हालत में ला देते हैं कि आप स्कूल ना जा सके, आपके बच्चे स्कूल ना जा सके। और इन सब के साथ मीडिया का साझा है। भारत सरकार ने तो स्वच्छ भारत अभियान जब तक शुरू किया पूरे देश में पहुंचता कि डिटॉल के साथ एक चैनल का कोलैबोरेशन हो गया। सरकार जब तक कोई विकासवादी योजना लाती है इसके पहले अरेंज मैरिज मीडिया और कॉर्पोरेट का हो जाता है, और वो इतना दमदार होता है कि सरकार का कैंपेन कई बार पीछे चला जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार और संस्थाएं जो विकास के मॉडल लोकतंत्र के विस्तार के लिए तैयार करती है, उसके बरक्स उसके समानांतर जो है मीडिया और कॉर्पोरेट मिलकर एक अपना ढांचा तैयार करते हैं, और वो ढांचा सरकार के भी समानांतर काम करता है। और इन सब के बीच जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र बहुत ही कोजी किस्म का, बहुत ही सुविधाजनक का लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में वो सारे सवाल नहीं आते जिस सवाल की उम्मीद हम क्लासरूम और सेमिनार में करते हैं। ऐसा इसलिए कि जैसे ही वो सवाल आएंगे बैलेंस शीट आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। एक किताब है, कभी मौका मिला तो आपने तो पढ़ी भी होगी वो किताब, थूसो की किताब है, डी थूसो की किताब, मीडिया इंफोटेनमेंट। और उस किताब में वो बहुत विस्तार से बातें करते हैं। जितने साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो सारे साउथ एशिया के देशों के बारे में बात करते करते वो हिंदुस्तान में आते हैं, और हिंदुस्तान का एक दिलचस्प वाक़या वो पेश करते हैं कि जेट गुडीज़ बिग ब्रदर को लेकर जेट गुडीज़ का जो मामला नस्ल भेदी, तो थोड़ी पुरानी खबर है, आपको याद होगा कि जेट गुडीज़ और यहाँ से शिल्पा शेट्टी दोनों के बीच जो है नस्ल भेदी का मामला तूल पकड़ लिया था, और हिंदुस्तान का अपना जो हिंदुस्तान की ज़मीर जो है मीडिया में बहुत साफ दिखाई दे रही थी कि ये नस्ल भेद है और हम इसका विरोध करते हैं। डी थूसो लिखते हैं कि जिस समय पूरा हिंदुस्तान नस्ल भेद के कारण जेट गुडीज़ का विरोध कर रहा था, उसी समय शिल्पा शेट्टी के PR कंपनी और उसका PR प्रैक्टिशनर इस बात की चिंता में था, ये मैनेज करने में लगा हुआ था कि दुनिया के किस बड़े नेटवर्क को ये खबर दी जानी चाहिए जिससे कि ये पूरा हमारा कवरेज बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो हमारी भावनाएं, हमारी संवेदना, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे सवाल, हमारे सरोकार, वो कैसे धीरे धीरे जो है वो मीडिया एक भट्टी है जिस भट्टी में आकर हमारे सारे सवाल एक राजस्व में, एक रेवेन्यू स्ट्रक्चर में बदलते हैं। तो मीडिया एक तरह से प्रोडक्शन मशीन है जहां हमारी संवेदना, भावनाएं, मानवीय सवाल वो सब एक रेवेन्यू स्ट्रक्चर में बनने बदलने का काम किया जाता है। इसके अलावा बीच बीच में आपको छद्म लग सकता है, धोखा हो सकता है कि मीडिया तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच बीच में मीडिया को लेजिटिमेसी चाहिए होती है समाज से वो स्वीकार्यता चाहिए होती है कि मैं आपके लिए हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ। और आप देखेंगे कि जब जब मीडिया के साख पर सवाल उठते हैं, जब जब मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल होती है, तब तब मीडिया जो है बड़े स्तर पर सामाजिक सरोकार करने लगता है। 2 मिनट में ये संदर्भ मैं शामिल करता हूँ। आपने देखा कि साल 2011-12 के दौरान 2G स्पेक्ट्रम के दौरान मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो है एक के बाद एक वो दागदार होने लगे, उनके नाम आने लगे। आपने देखा उतने ही पुरजोर तरीके से अन्ना आंदोलन के लोगों में साथ दिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। और वो कितना दिलचस्प था कि भ्रष्टाचार जिसके कारण होता है, जिन कंपनियों के कारण होता है,
जिस कॉरपोरेट के कारण होता है, एक एक करके वो सारे कॉरपोरेट जो इंडिया करप्शन के साथ थे। आपको रेडियो मिर्ची की भाषा से दिक्कत है, यूट्यूब की भाषा से दिक्कत है, अगर आप उसके फेमिनिज्म के एंगल से देखते हैं तो आपको वो बहुत ही डेरोगेटरी लगती है, वो बहुत ही आपत्तिजनक भाषा लगती है। लेकिन स्लट वॉक में जंतर मंतर पर रेडियो मिर्ची और यूट्यूब बिंदास उसका स्पॉन्सर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सरोकार के लिए, आप समाज को बेहतर करने के लिए जो सवाल उठाएंगे, मीडिया उसको तुरंत जो है अपने कैंपेन और रेवेन्यू स्ट्रक्चर में बदल देगा। अब आप थक सकते हैं क्योंकि आप कितने सारे मॉडल्स लाएंगे, कितने सारे आइडियाज लाएंगे। तो मीडिया रोज नए आइडियाज नहीं ला सकता, आप आइडियाज लाएंगे और मीडिया उसे रेवेन्यू स्ट्रक्चर में बदल देगा। कन्हैया की आजादी से देश का क्या हुआ, मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आधे दर्जन ऐसी कंपनियां जो कन्हैया के आजादी को लेकर, कन्हैया को जिस बात से आजादी चाहिए, उस कंपनी को उससे समानांतर आजादी चाहिए।